महाकुंभ मेले में एक लेडी कलेक्टर और नागा साधु। क्या हुआ जब डीएम साहिबा कुंभ मेले में स्नान करने पहुंची और वहां उनका तलाकशुदा पति, जो अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था, उनका सामना उनसे हुआ। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की, जहां मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था। परिवार में पहले भी कई लड़कियां जन्मी थी और जब फिर से एक लड़की का जन्म हुआ तो परिवार के लोग मायूस हो गए थे। सभी को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खुश नहीं था। बच्ची का नाम सुमन रखा गया। सुमन के पिता का नाम रामदयाल और माता का नाम गायत्री था। सुमन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वह प्रयागराज में ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाकर पास होती थी। उसके स्कूल की शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से कहा करते थे कि उनकी बेटी बहुत होशियार है और उनका भविष्य उज्जवल है। वह उन्हें सलाह देते थे कि सुमन को आगे पढ़ाए ताकि वह एक अच्छी नौकरी कर सके, लेकिन उसके पिता हमेशा कहा करते थे, यह तो एक लड़की है, इसे क्या आगे बढ़ाना, यह पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना पड़ेगा, इसलिए इसे आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु उसकी माँ गायत्री अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके सुमन को हमेशा पढ़ाते आई थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और सुमन अब 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। तभी समाज के कुछ लोग सुमन के लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता और दादा दादी के पास आए। यह सुमन सुनकर बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी। लेकिन उसके पिता रामदयाल बहुत खुश थे, क्योंकि लड़के वाले एक अमीर खानदान से थे। वह चाहते थे कि जल्दी से सुमन की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। सुमन के दादा दादी भी इसलिए इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसकी माँ गायत्री अभी उदास थी। सबने बिना सुमन की रजामंदी पूछे और उसकी पसंद नापसंद जाने बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के की उम्र करीब 18 साल थी, जबकि सुमन की सिर्फ 16 साल। जब सुमन को पता चला कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है, तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी माँ गायत्री भी क्या कर सकती थी, वह भी अपने सास ससुर और पति के आगे मजबूर थी। एक दिन उसने अपने पति रामदयाल से कहा, अभी सुमन शादी नहीं करना चाहती है, उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। यह सुनकर रामदयाल बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने गायत्री को खूब पीटा और प्रताड़ित किया, यह कहते हुए कि तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही है। बड़ी होकर यह किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में डुबा देगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी इसकी शादी करके इस समस्या से छुटकारा पा लूं। यह सब सुनकर सुमन बहुत दुखी हो गई। अपनी माँ को मार खाते हुए देखकर वह भी पिघल गई और शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा हुई और उसने परीक्षा भी दिया, लेकिन अब उसकी शादी की तारीख पास आ गई और उसे यह बाल विवाह करना पड़ा, जो वह नहीं चाहती थी। शादी के अगले दिन सुमन ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति ना तो उसकी तरफ देखा था और ना ही उसके करीब आता था। शादी के बाद भी दोनों के बीच दूरियां बनी रही। सुमन अपने सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती और धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उसे प्रताड़ित करने लगे। आए दिन वह उसे ताने मारते थे और ढेर सारा काम करवाते थे। अब उसका पति भी धीरे धीरे उसे प्रताड़ित करने लगा। वह रोज शराब पीकर आता था और सुमन को परेशान करता था। सुमन धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वह अपने माता पिता के घर आती है और जहां पर वह अपनी माँ और पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है, लेकिन उसके पिता उसका साथ नहीं देते हैं और कहते हैं, जैसा तेरे सास ससुर कहते हैं तू भी वैसा ही कर, अपने पति से ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत कर। ऐसा कहकर सुमन को ससुराल वापस भेज देते हैं।
अब ना तो उसकी पिता उसकी सहायता करते हैं और ना ही कोई उसका पक्ष लेता है। ससुराल उसके लिए पूरी तरह से नरक बन चुका था। एक दिन सुमन की मुलाकात उसकी सहेली मीनाक्षी से होती है। मीनाक्षी कहती है, तेरी 10वीं का रिजल्ट आ गया है, तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। यह सुनकर सुमन खुश होती है लेकिन मायूस भी हो जाती है और अपनी सहेली के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। मीनाक्षी पूछती है, क्या हुआ? तूने पूरे जिले और प्रदेश में टॉप किया है, फिर भी तू क्यों रो रही है? तब सुमन अपनी आप बीती बताती है और कहती है, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझसे खूब काम करवाते हैं और मेरा पति मुझे रोज पीटता है। यह सुनकर मीनाक्षी भी रोने लग जाती है और कहती है, तू कब तक इस नर्क में रहेगी? एक न एक दिन तुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तू अपनी पढ़ाई जारी रख और 11वीं और 12वीं की परीक्षा दे और आगे जाकर एक अफसर बन। अगर तू ऐसे ही इस नर्क में रहेगी तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी? इसके बाद सुमन गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है लेकिन मीनाक्षी की बातें सुमन के दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। इसके बाद सुमन के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन वह अपने ससुराल को छोड़कर भागने की ठान लेती है। एक रात वह अपने कुछ गहने जो उसके माता पिता ने उसे दिए थे उन्हें लेकर ससुराल छोड़ देती है और बस पकड़कर दिल्ली चली जाती है। वहां उसकी एक सहेली रहती थी। वह दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगती है। सुमन दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेती है जहां वह अपनी 11वीं की परीक्षा देती है और 12वीं में भी दाखिला मिल जाता है। वह छात्रवृत्ति के आधार पर अपना दाखिला लेती है और अपनी सहेली के घर पर रहकर ही पढ़ाई करती है। उसके पास कुछ पैसे और गहने भी थे जिससे उसका गुजारा चलता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। उसके माता पिता और ससुराल वाले सुमन को ढूंढ ढूंढ कर हार मान चुके थे। उधर सुमन अपनी पढ़ाई आगे जारी रखती है। समय के साथ वह 12वीं कक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। उसके बाद उसके अच्छे परिणाम के आधार पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वह बीए की परीक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर लाती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे एक बड़ा अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आती है। कलेक्टर मैडम अपने भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को सभी बच्चों के साथ साझा करती है। कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर सुमन बहुत प्रभावित होती है और वहीं से कलेक्टर बनने की प्रेरणा पाती है। इसके बाद वह कलेक्टर मैडम का पीछा करती है। सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नज़र सुमन पर पड़ जाती है। वह सुमन से कहती है, बेटी क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रही हो। भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। बोलो बेटी क्या हुआ? सुमन अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है। वह कहती है, मेरा बाल विवाह हुआ है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। वहां से भागकर मैं दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और बीए की परीक्षा दे रही हूँ। यह सुनकर कलेक्टर मैडम कहती है, सुमन तुम बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने अपने उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाया। अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। सुमन उनसे पूछती है, मैडम मुझे आगे जाकर क्या करना चाहिए? मैं भी आप जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। तब कलेक्टर मैडम सुमन को बताती है, अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा काफ़ी कठिन होती है लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर वह काबिलियत नज़र आ रही है। अगर तुम चाहो तो यह परीक्षा दो और इसकी तैयारी करो। एक दिन तुम भी एक बहुत अच्छी कलेक्टर बनोगी। यह सुनकर सुमन बहुत प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। वह समझ चुकी थी कि उसे कलेक्टर बनना है। इसके बाद वह बाकी की परीक्षाएं पास करके आईएएस बनने की तैयारी में जुट जाती है। वह एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। उसके पास जो गहने पड़े थे उन्हें बेचकर वह अपना दाखिला करवाती है। सुमन अपने आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इसके बाद उसकी मुलाकात गांव के एक लड़के से होती है जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। उसका नाम सोहन था। सुमन और सोहन के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है।
सोहन भी पढ़ाई में बहुत तेज था और उसकी जिंदगी की कहानी भी काफी गंभीर थी। वह भी एक गरीब परिवार से था और अपने पूरे परिवार को छोड़कर कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और एक दूसरे को पढ़ाई में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। वह साथ में इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। एक के बाद एक सभी आईएएस परीक्षाएं देते जाते हैं और पहली परीक्षा में दोनों अच्छे नंबर लाकर पास हो जाते हैं और उनके अंदर काफ़ी उत्साह था और दोनों मन लगाकर साथ में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की होती है, वहाँ पर रिश्ता दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। यह रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ ही जाता है और एक दिन सोहन सुमन को प्रपोज कर देता है। वह कहता है, सुमन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुमन भी मन ही मन सोहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह चाहकर भी उसे हाँ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसका लक्ष्य भी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। सुमन कहती है, मैं शादीशुदा हूँ, भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नज़दीक नहीं गई हूँ, परंतु मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आई हूँ। सोहन कहता है, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की आगे की परीक्षा देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, वहाँ लक्ष्य पीछे छूट जाता है। और हुआ भी यही। धीरे धीरे सोहन का पढ़ाई से मन हट रहा था, जबकि सुमन का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वह अपने परीक्षा की तैयारी पूरे मन लगाकर कर रही थी, लेकिन सोहन के मन में सिर्फ सुमन के ही ख्याल थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी। सुमन ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और सोहन ने भी अपना पेपर दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद के कुछ उल्टे निकले। सुमन अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुई, जबकि सोहन फेल हो गया। यह देखकर सोहन काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। सुमन ने भी सोहन से कहा, कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा। और आखिरी पड़ाव आ चुका है। सोहन ने सुमन को उसके उत्तीर्ण होने की बात बताई। सुमन खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या मैं सच में कलेक्टर बनने के लिए टॉप की हूँ? सोहन हंसते हुए कहता है, हाँ, तुमने पूरे जिले में टॉप किया है और अब तुम्हें कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि तुमने यह साबित कर दिया है कि किसी भी मुश्किल को पार करके बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाई। उसने कहा, यह सब तुमसे मिलने प्रेरणा, समर्थन और मेहनत के कारण हो सका है। बिना तुम्हारी मदद की मैं यह रास्ता तय नहीं कर सकती थी। सोहन और सुमन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सुमन के लिए यह सफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह हर उस कठिनाई, संघर्ष और दर्द का प्रतीक था जिसे उसने अपने जीवन में सहा। अगले कुछ दिनों में सुमन का इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पूरी तैयारी को साबित किया। परिणाम आया और सुमन ने कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया। सोहन ने इसकी कड़ी मेहनत को देखा और कहा, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल पेश की है जो समाज में दबाव और चुनौतियों का सामना करती है। अब सुमन कलेक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसने और सोहन ने कसम खाई थी कि वे दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपनी मंजिल तक एक साथ आगे बढ़ेंगे। सुमन ने सोहन को गले लगाकर बहुत रोते हुए पूछा, तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था और चौथे अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका हूँ। यह सुनकर सुमन का दिल भर आया। उसने मायूस होकर कहा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सोहन ने हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं है, तुम तो कलेक्टर बन गई हो, मैं इसमें ही खुश हूँ। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। इसके बाद सुमन ने सोहन से कहा, मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा।
सुमन ने अपने पति को तलाक का नोटिस भी जारी किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे समय बीत गया और सोहन और सुमन दोनों साथ साथ रहने लगे। वह अभी शादी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सुमन का अपने पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इतने में सुमन की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हो गई, जहां उसे अपने कार्यभार संभालना था। सबसे पहले सुमन अपनी माँ से मिलने घर गई। उसने घर जाकर अपनी माँ को ढूंढा तो किचन से बाहर आई अपनी बेटी को सामने देखकर माँ खुशी से झूम उठी। उन्होंने सुमन को गले लगाया और कहा, बेटी, इतने साल तू कहाँ थी? हम सब बहुत परेशान थे। सुमन ने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं दिल्ली में ही थी, वहाँ मैंने खूब मेहनत की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने अपने पति को बुलाया। सुमन के पिता अपनी बेटी को देखकर खूब रोने लगे और कहते हैं, बेटी, मुझे माफ कर दे। सुमन के पिता रो रो के उससे माफी मांगने लगे। सुमन ने अपने माता पिता को गले लगाते हुए कहा, अब सब ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम अब एक अच्छे से घर में साथ रहेंगे। उसके साथ ही सुमन के माता पिता भी उसके साथ रहने लग गए। धीरे धीरे समय बीत गया। एक दिन प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। माँ ने सुमन से कहा, बेटी, अगर तुम्हें अपने काम से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो हम प्रयागराज कुंभ मेले में चले। सुमन ने अपनी नौकरी से 2 दिनों की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के साथ प्रयागराज जाने का फैसला किया। यह महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा आयोजन था। वहां कुंभ मेले की रौनक अपनी चरम सीमा पर थी। साधु और चमत्कारी संतों की भीड़ से मेले का माहौल अद्भुत हो गया था। डीएम मैडम सुमन अपनी माँ और पिता के साथ इस पवित्र महाकुंभ मेले में घूम रही थी। वह गंगा नदी के घाट पर पहुंची, जहां स्नान हो रहा था। तभी अचानक एक नागा साधु वहां आता है और सुमन को पकड़कर रोने लग जाता है। सुमन ने चौंकते हुए साधु से पूछा, आप कौन है और मेरे पैर को पकड़कर क्यों रो रहे हैं? साधु महात्मा ने अपने मुंह से राख हटाई और यह देखकर सुमन स्तब्ध रह गई। वह साधु कोई और नहीं था बल्कि उसका पहला पति था। सुमन ने कहा, आप साधु के रूप में कैसे? तब साधु यानी कि सुमन के पति ने कहा, जब तक तुम मेरे साथ थी मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें रोज पीटता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तब मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। मैं तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं अब संन्यास ले लूंगा और तब मैं साधु बनने का फैसला किया। यह सुनकर सुमन और उसके माता पिता के होश उड़ गए। वह साधु रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था, मुझे माफ कर दो सुमन। सुमन ने अपने पहले पति से कहा, अगर आप मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने यही लिखा था, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर आप और आपके माता पिता मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैडम यानी सुमन उस साधु जो उसका पहला पति था उससे कानूनी तौर पर तलाक ले लेती है और तलाक के बाद सुमन और सोहन की शादी होती है। उसकी शादी बेहद धूमधाम से होती है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। शादी के बाद सुमन और सोहन ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। सुमन ने अपने डीएम के पद पर रहते हुए समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने महिला के अधिकारों और शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे कई लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। सोहन ने भी अपने कलेक्टर बनने के सपने को फिर से साकार करने का फैसला किया और सुमन के समर्थन से एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस बार सोहन ने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार वह भी कलेक्टर बनने में सफल हो गया। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में आदर्श बनकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उसकी कहानी ने न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि यह भी दिखाया कि अगर सही समय पर सही फैसला लिए जाएं और सच्चे साथी का साथ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी सफलता की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और कई युवा उसके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े। सुमन और सोहन का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया जो समाज में परिवर्तन और उम्मीद की किरण लेकर आया।